क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको वापस रिकॉल करा देता हूँ। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, 7 से 10 दिन के अंदर रिवीजन करेंगे ये टॉपिक्स का जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और मटेरियल जो आप सॉल्व कर सकते हैं वो ये सब है। जैसे जैसे आप मटेरियल सॉल्व करते जाएंगे, जैसे अभी कुछ बच्चों ने मेरे को बताया कि उन्होंने एनसीईआरटी रीड किया और इन-टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किया। तो जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ मैंने कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस अब 2 से 3 बार सॉल्व कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको सारे चैप्टर आ जाते हैं या रिवीजन के बाद आते हैं, जब भी आपको लगता है कि हाँ हमको सारे चैप्टर आ गए, आप एक काम करिए, सारे चैप्टर्स में 1 2 3 चैप्टर्स में या सारे चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स अलग से सॉल्व कर लीजिए। जब आपको लगे कि हमको सारे चैप्टर्स आ गए तो शुरू के चैप्टर से एंड के चैप्टर्स तक आप वापस से एक बार न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग कंटेंट उठाएंगे तो आपका 2 से 3 बार सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मेरा कहना यह है कि इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज एनसीईआरटी में से कोई अगर क्वेश्चन आता है तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो ऑलमोस्ट आपको बाय हार्ट हो। फिर आप जब सॉल्व करते जाएंगे तो आपको थोड़ा जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा मटेरियल की। अगर पड़ती है तो इसमें से कुछ 1 या 2 या सारे भी कर सकते हैं, इसमें से कुछ इसके अलावा भी करते हैं तो ठीक है। बट जब कॉमन डिस्कशन होगा क्लास में तो अगर कॉमन मटेरियल हो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे एमसीक्यू शीट का कोई डाउट पूछ रहा है, आपने एमसीक्यू शीट कर रखी है तो वो पर्टिकुलर डाउट आप भी सुन लेंगे तो आपको हेल्पफुल ही रहेगा। क्लियर शिखर, किस तरह से करना है? शिखर, तो कल आपने पढ़ा एनसीईआरटी? एनसीईआरटी में एक पूरा कर ली। एक वो बच्चा पढ़ने में रहता है ना, वो पहले हेडिंग का अंदर का पूरा वो रेड कर लिया। पहला मतलब 12.1 पूरा रीड करा है ऐसा? हाँ 12.1। तो कितने पेजेस है 12.1 में? 1 सवा पेज, 1 सवा पेज तूने रीड कर लिया। 12.7 सेक्शन से मैं 7 दिन इसी में निकाल दूं क्या? पूरा खत्म करना था चैप्टर, आज कर लेना। तो आज मैग्नेटिक इफेक्ट भी चालू करवा दूंगा। पूरा खत्म करना था बेटा चैप्टर। चलिए ये हम लोगों के कुछ नोट्स टाइप के बन रहे हैं। आप लोगों को पता है समरी जो टाइप्ड है वो समरी है। आपकी एनसीईआरटी बुक में जो लास्ट में दिया हुआ है व्हाट हैव यू लर्न्ड वो टाइप्ड है, और उसमें मैं एडिशनल लिखवाते जा रहा हूं सबको। ठीक है, ये 5-6 क्लास जितनी भी लगेगी सबकी रिकॉर्डिंग्स बना रहा हूं मैं, और रिकॉर्डिंग्स में पोस्ट कर दूंगा। कल पोस्ट नहीं कर पाया था क्योंकि वो अपलोड होने में बहुत टाइम लग गया था उसको, पर अपलोड हो गई है वो, तो मैं पोस्ट कर दूंगा, आज ही पोस्ट कर दूंगा दोनों की रिकॉर्डिंग्स। तो ये होमवर्क, कल का होमवर्क मेजॉरिटी ने कर लिया होगा, नहीं करा है तो अब भी नहीं करोगे तो लेट हो जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। 3 पॉइंट्स बचे थे। ये 3 पॉइंट्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसके थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर is given by एक सेकेंड, the electrical energy dissipated in a resistor is given by this formula। ये फॉर्मूला कैसे आया?
ये फॉर्मूला कैसे आया डिराइव करने की कोशिश करते हैं। मेरी बात सुनिए, एनर्जी को वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करा है। किस किस को कनेक्ट करा है प्रीति? एनर्जी को पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करा है। एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ रिलेशन आपको पहले से पता है? आपको पहले से पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब ये रिलेशन पता है जो बोर्ड पे लिखा, V इज इक्वल टू वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर मैं इसको शिफ्ट करूं तो वर्क डन, क्यू को शिफ्ट करूं और फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड स्विच कर दूं तो वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू। वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू। अब मेरी बात सुनिए, अगर यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज देखें, वर्क डन तो अपने काम का है, वही पूछ रहे हैं, पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में अपन डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो क्यू है इट इज द चार्ज। जो क्यू है इट इज द चार्ज। और कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में कमर्शियली या मैक्रोस्कोपिकली हम चार्ज की बात नहीं करते हैं। चार्ज फ्लो होता है वो मैं मानता हूं, बट चार्ज की बात नहीं करते हैं। आप कोई डिवाइस खरीदते हैं तो चार्ज की बात नहीं करते हैं कि इसमें कितना चार्ज फ्लो होगा 1 घंटे में, ये बात नहीं करते। अब करंट की बात करते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यहां पे चार्ज को करंट में डिवाइड करने के लिए नीचे एक टी लाने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई कर दिया, यू नो, ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई किया तो एक्सप्रेशन में कोई अंतर नहीं आया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू बाई टी को लिख सकते हैं आई इंटू टी, वी आई टी। तो वर्क डन मतलब एनर्जी, वर्क डन मतलब जो एनर्जी है वो वी आई टी होती है, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। और यही एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, यही एनर्जी वर्क डन एनर्जी होती है जो कि एक सेल प्रोवाइड करता है। यही एनर्जी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उतनी एनर्जी रहेगी केमिकल। यही एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, सेम एनर्जी हीट एनर्जी रहती है जब आप हीटिंग इफेक्ट यूज कर रहे हो, जब आप किसी अप्लायंस का हीटिंग इफेक्ट यूज कर रहे हो। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनिए एक बात कि जो वर्क डन इज इक्वल टू वी आई टी है, अगर यहां पे हम ओम्स लॉ का फॉर्मूला जो V इज इक्वल टू आई आर है उसको सब्सटीट्यूट कर दें तो एक फॉर्मूला मिल जाता है हमारे पास, W इज इक्वल टू वी की जगह क्या लिखेंगे आई आर, तो आई आर और आई टी, तो आई स्क्वायर आई टी लिख सकते हो, आई स्क्वायर आर टी। तो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म की हो गई, आई स्क्वायर आर टी। आप सबको लिखते हुए चलना है अपनी कॉपी में। वर्क डन हो गया आई स्क्वायर आर टी, और यही एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में आती है, इसलिए मैं लिख सकता हूं हीट एनर्जी या हीट जनरेटेड इनटू अ हीट जनरेटेड फॉर अ कंडक्टर into a conductor या in an electric circuit is given by I square RT. It is converting all the energy into heat. ठीक है, ऋषभ आपको VIT फॉर्मूला अच्छा लगता है कि I square RT फॉर्मूला अच्छा लगता है, कौन सा प्रेफर करोगे याद करना? I square RT। क्यों? बिल्कुल सही, आई स्क्वायर आर टी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वीआईटी से। वीआईटी भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, पर आई स्क्वायर आर टी पे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। मेरी बात सुनिए, सब लोग सुनिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं किसी से भी, एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर एक रजिस्टर है किसी सर्किट में, अगर एक रेजिस्टर है किसी सर्किट में और मेरे को इसके थ्रू जो हीट निकल रही है उसको इंक्रीज करना है, समझ लो क्वेश्चन। अगर एक रेजिस्टर है एक सर्किट में और
उसके थ्रू जो हीट निकल रही है उसको इंक्रीज करना है। तो मैं इसकी हीट को कैसे इंक्रीज करूं, रेजिस्टेंस बढ़ा के या रेजिस्टेंस कम करके? आर्यन गुप्ता। आर्यन गुप्ता। निकिता मोटवानी। निकिता क्वेश्चन है, अगर एक सर्किट है उसमें एक रेजिस्टर है, आपको पता है आपको पता है करंट फ्लो के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा हीट डिसिपेट होती है, कुछ हीट जनरेट हो जाती है किसी कारण से, वो डिसिपेट होती है। तो मेरा क्वेश्चन है कि इस कंडक्टर में, इस सर्किट में अगर मुझे हीट डिसिपेशन बढ़ाना है, इफ आई वांट टू इंक्रीज द हीट डिसिपेशन, तो मैं रेजिस्टेंस बढ़ा के हीट डिसिपेशन बढ़ाऊं या रेजिस्टेंस कम करके हीट डिसिपेशन बढ़ाऊं? क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा क्या? आपके सामने फॉर्मूलाज हैं, अगर फॉर्मूलाज के थ्रू देखना चाहें तो, और नॉर्मल कॉन्सेप्ट से देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। प्रीति, रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड फॉर इंक्रीजिंग द हीट फ्लो, ऐसा कहना चाहती है प्रीति कि रेजिस्टेंस अगर कम करा जाए तो हीट जनरेटेड बढ़ जाएगी। ऋषभ, ओके प्रीति। ऋषभ, ऋषभ के हिसाब से रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए तो हीट डिसिपेटेड बढ़ेगी। शिखर, शिखर को पता ही नहीं होगा, पता है क्या शिखर? रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए हीट डिसिपेशन बढ़ने के लिए, ऐसा शिखर बोल रहे हैं। प्रियांशी, प्रियांशी को पता नहीं। आदित्य, रेजिस्टेंस बढ़ा के हीट डिसिपेशन बढ़ जाएगा। आप सब लोग गलत बोल रहे हो, प्रीति सही बोल रही है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है कि हीट जनरेटेड इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आप लोगों ने, आप सब लोगों ने, जिन्होंने गलत जवाब दिया उनने ये फंडा देखा कि रेजिस्टेंस और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस फॉर्मूला में। बोलो हाँ या ना। मैंने तो ये सोचा था कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पार्टिकल ज्यादा टकराएंगे, होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सही फंडा है। और मैथमेटिकली देखें, आपने कॉन्सेप्चुअली देखा, मैथमेटिकली देखें। देखो मैथ्स कभी कभी कॉन्सेप्ट में भारी पड़ जाता है, मेजॉरिटी टाइम कॉन्सेप्ट में भारी पड़ जाता है कि कॉन्सेप्ट अधूरे होते हैं। कॉन्सेप्ट एक थिंकिंग है, थिंकिंग अधूरी हो सकती है, पर मैथमेटिकल स्टेटमेंट को अगर प्रॉपरली रीड कर सकते हो तो इट स्टैंड्स फॉर इटसेल्फ। उसका अवहेलना कोई भी नहीं कर सकता, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो यहां पे अगर मैं बोलूं तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, मतलब ये बोल रहा है रेजिस्टेंस बढ़ाई तो हीट बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि केस लिया कि वी आर इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जब बढ़ाते हैं, जब हम लोगों ने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो दो इफेक्ट आएंगे। रेजिस्टेंस जब बढ़ाया तो दो इफेक्ट आएंगे, एक पार्टिकल ज्यादा कोलाइड होंगे तो हीट जनरेटेड बढ़ेगी एक तरफ से, और दूसरी तरफ से अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, अभी तक ज्वाइन कर रहे हो यार, 3 बच्चे अभी अभी में ज्वाइन कर लिए हो, 6 बजे का टाइम है।
अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एक और इफेक्ट जनरेट होगा, ओम्स लॉ याद करो, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस फॉर्मूला में ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला में ध्यान से देखो, इफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड सपोज, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा 2R इंटू टी, ये टी स्मॉल रहता है, 2R इंटू टी। अगर रेजिस्टेंस डबल होगा तो करंट विल बी हाफ्ड, करंट विल reduce itself to half, current will be halved। तो I by 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा I स्क्वायर बाय 4 इंटू 2R इंटू टी। इसका आंसर आया I स्क्वायर आर टी बाय 2, I स्क्वायर आर टी बाय 2। अब ध्यान से देखो, I स्क्वायर आर टी का आधा हो गया। जैसे पहले केस में रेजिस्टेंस R है, करंट I फ्लो हो रहा है, अगर रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो यहां पे 2R आ जाएगा, उसके कारण लगेगा कि हीट बढ़ रही है। बट जैसे रेजिस्टेंस को डबल करा, ये इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, जिसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, उसके कारण हीट 1/4 हो गई, तो नेट में हीट आधी हो गई। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक सर्किट है, उसमें मेरे को हीट ज्यादा डिसिपेट करनी है, तो मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊं या करंट बढ़ाऊं, जैसा आ सकता है रेजिस्टेंस बढ़ाऊं या रेजिस्टेंस कम करूं, तो आपको लगेगा रेजिस्टेंस बढ़ाओ, पर रेजिस्टेंस और करंट आर एंड आई आर रिलेटेड, आर एंड आई आर रिलेटेड। तो आर एंड आई रिलेटेड है तो रेजिस्टेंस बढ़ाने का आई पे इफेक्ट देखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस कम करने का आई पे इफेक्ट देखना पड़ेगा, फिर नेट में इफेक्ट देखना पड़ेगा, जो यहां पे मैंने दिखाया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा, और करंट और हीट में स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी है। आप इसमें से सिर्फ ये देख रहे थे, इसके साथ ये देखना जरूरी है, इंडिविजुअली इस प्रोपोर्शनलिटी को नहीं देख सकते, बिकॉज आर एंड आई आर रिलेटेड, बिकॉज आर एंड आई आर रिलेटेड। सिर्फ आर में चेंज में नहीं कर सकता, सिर्फ आर में चेंज में कर ही नहीं सकता। हाँ, मैं फिर वोल्टेज में भी ऐसा कुछ चेंज करूं कि आई उतना का उतना रह जाए तो बात अलग है। समझ में आ रहा है? बोलो। समझ में आ रहा है? इस पे क्वेश्चन करके देख लेते, इस पे क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इफ H amount of heat is generated when I current flows through if H, लिखेंगे सब लोग क्वेश्चन, if H amount of heat is generated when I current flows through an electric circuit of resistance R, ये एक केस हो गया। इफ, इसमें इफ नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा। नाउ इफ फ्रॉम द सेम सर्किट
now if from the same circuit नहीं, and if from the same circuit हटा देना, if we decrease the resistance to R by 3, if we decrease the resistance to 1/4 of its former value, if we decrease the resistance to R by 3, then what amount of heat will be produced? बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो प्लीज यहां पे ध्यान से कर लीजिए। अगर नहीं आएगा तो फ्रैंकली बताइए, मैं 2-3 क्वेश्चंस करा दूंगा, पक्का आ जाएगा समझ में। ये वाला करके देखिए। प्रीति आंसर देगी इसका। प्रीति, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। किसी का आया क्या आंसर? आई थिंक सो, हीट 3 टाइम्स हो जाएगी, बट ये 3 और 3 डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं कर रहा ना। ऐसा लग रहा है, गलत बात है ये। अगर ऐसा लग रहा है तो आपसे एक एडिशनल क्वेश्चन पूछ लेता हूं जिसको लग रहा है ऐसा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट if current is increased by 10 times keeping the resistance constant, दोनों केसेस में keeping the resistance constant, find the ratio of heat generated। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में वापस रीड करता हूं। H amount of heat is generated when I current flows through an electric circuit of resistance R
तो हीट H, करंट I और रेजिस्टेंस R है पहले सर्किट में। ठीक है, मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं H इज इक्वल टू I स्क्वायर R और जितने भी टाइम के लिए फ्लो होगा T टाइम। इफ वी डिक्रीज द रेजिस्टेंस टू R बाय 3, तो रेजिस्टेंस हो गया R बाय 3, H2 कितना आएगा H1 के कंपैरिजन में या H के कंपैरिजन में, वो अपन को निकालना है। जैसे ही R बाय 3 रेजिस्टेंस को R बाय 3 पे डिक्रीज कर देते हैं, जो यहां पे करंट आया वो आपको ओम्स लॉ से निकालना होगा। अब मैंने पोटेंशियल के बारे में कुछ नहीं दिया, तो पोटेंशियल तो आपको फिक्स लेना रहेगा। सो हमको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। इस सर्किट में भी V इज इक्वल टू आई आर रहेगा। यहां पे I2 रहेगा और रेजिस्टेंस R बाय 3 रहेगा। यहाँ पे I2 रहेगा, रेजिस्टेंस R बाय 3 रहेगा। तो I2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। I2 विल बी इक्वल टू V बाय R और ऊपर जाएगा 3V बाय R, और यहां पे I कैलकुलेट करते हैं, I हो जाएगा V बाय R। तो पिछले करंट के कंपैरिजन में I2 इज इक्वल टू 3 और V बाय R को मैं I लिख सकता हूं। तो पिछले करंट के कंपैरिजन में हमारा करंट 3 गुना हो गया, तो मैंने 3I लिख दिया। अब इस केस में मेरा करंट 3I है, रेजिस्टेंस R बाय 3 है और हीट H2 है। तो जब मैं हीट जनरेटेड का फॉर्मूला लगाऊंगा तो I स्क्वायर मतलब करंट का स्क्वायर, करंट इतना है इसका स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है R बाय 3 इंटू टी टाइम। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9I स्क्वायर इंटू R बाय 3 इंटू टी। ये 3 और ये 9 कैंसिल आउट होकर 3 हो गया, 3 इंटू I स्क्वायर आर टी। I स्क्वायर आर टी क्या था? I स्क्वायर आर टी क्या था? H। तो H2 H के कंपैरिजन में 3 गुना है, तो हीट 3 टाइम्स होगी। इस तरह से सॉल्व कर पाओगे आप लोग? इस तरह से सॉल्व कर पाओगे आप लोग? बताइए। एमसीक्यू शीट में इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं क्या? एमसीक्यू शीट में इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं? बिल्कुल दिए हैं, पलट के देखिए कहां पे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इस तरह के हैं। प्रीति आपके पास शीट है ना? प्रीति के पास नहीं है, प्रणव के पास है। प्रणव, सॉरी प्रणव शीट में देख के बताओ कौन कौन से क्वेश्चन हैं। एमसीक्यू शीट की बात कर रहा हूं। प्रणव मिले इस तरह के क्वेश्चन शीट में कुछ? चलिए तो मन से बना के देता हूं, अगर शीट में नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है प्रणव, इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। ये मतलब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सेम तरह का है। इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इफ करंट इज इंक्रीज बाय 10 टाइम्स, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूं, फिर आप घर पे वापस से सॉल्व कर सकते हैं। पहले केस में हम लोग मान लेते हैं हीट H, करंट I, रेजिस्टेंस R, पोटेंशियल डिफरेंस V। पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, पोटेंशियल डिफरेंस V। दूसरे केस में हीट H2, वो हमको कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ H, तो रेशियो निकल जाएगा। करंट 10I, रेजिस्टेंस R और पोटेंशियल जितना भी आएगा, पोटेंशियल की जरूरत नहीं है।
इस केस के लिए हीट का फॉर्मूला लिखेंगे आई स्क्वायर आर टी। इस केस के लिए हीट का फॉर्मूला लिखेंगे H2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होगा 10I का स्क्वायर होगा 10I स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कांस्टेंट बोल दिया था, इंटू टाइम। तो H2 हो गया 100 इंटू आई स्क्वायर आर टी, और आई स्क्वायर आर टी को H से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो H2 हो गया 100 आई स्क्वायर। तो अगर करंट को 10 गुना कर दिया कीपिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट, अगर करंट को 10 गुना कर दिया कीपिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तो क्योंकि फॉर्मूला में करंट पे स्क्वायर है, तो जितने टाइम्स करोगे उसका स्क्वायर्ड इफेक्ट आएगा। 10 टाइम्स करा तो 10 का स्क्वायर्ड इफेक्ट आया 100। ठीक है, समझ में आया कृष्णा जगवानी? H ही तो लिखा है, आई स्क्वायर दिख रहा है क्या? देखो ब्लर हो रही है क्या स्क्रीन? हाँ, H होगा। आई स्क्वायर आई टी पूरे की जगह मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 100H। तो ये बताता है कि दूसरे केस में पहले केस के कंपैरिजन में 100 गुना हीट जनरेट हुई। और कंडीशन समझ लो, कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि करंट को 10 गुना कर दिया, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखा। अब हम क्या करते हैं, सेम तरह का क्वेश्चन करते हैं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रखेंगे। सेम तरह का क्वेश्चन करते हैं, बस रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रखेंगे। इफ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट while doing an experiment, a student finds on changing resistance, current has increased to 10 times. On changing resistance, current has increased to 10 times. मतलब इसमें पोटेंशियल वो कांस्टेंट लेके चल रहा है, उस वाले में पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं था। Current has increased to 10 times. Can you calculate the ratio of heat generated in both cases for same time, peak time? अब मेरी बात सुनिए, इसमें क्या होगा, जो पहले केस की हीट जनरेटेड होगी वो आई स्क्वायर आर टी आ जाएगी, और जो दूसरे केस की हीट जनरेटेड होगी वो 10I तो हो गया, बट जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हुआ। अब चेंज हुआ तो कितना चेंज हुआ होगा वो कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करोगे? ओम्स लॉ से। पहले केस के लिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाय आई। दूसरे केस के लिए R2 इज इक्वल टू V बाय 10I, और V बाय I को मैं लिख सकता हूं R, तो R2 इज इक्वल टू R बाय 10। तो यहां पे जो R2 की वैल्यू R2 डालने वाला था मैं, उसकी जगह में क्या डालूंगा? R बाय 10 इंटू टाइम। ठीक है, आगे H2 इज इक्वल टू 100I स्क्वायर इंटू R बाय 10 इंटू T। तो ये 10 और ये कट जाएंगे, तो 10I स्क्वायर आर टी, और आई स्क्वायर आर टी H है, तो H2 हो जाएगा 10H के बराबर। ये दोनों केसेस को अगर आप कंपेयर कर सके तो फिर टीचर के पास बहुत कम स्कोप बनेगा ऐसा क्वेश्चन बनाने का जो आपसे नहीं हो पाए, अगर दोनों केसेस को आप R बाय 10 कैसे आया? क्या पूछ रहे हो?
इससे आता है। देखो पहले केस में आई, आर और वी, मैंने आई को चेंज करा था वी को चेंज करके। कैसे? वी का चेंज मैंने दिखाया नहीं था, मैंने सिर्फ बोल दिया आर कांस्टेंट है। बट अगर मेरे को आई का चेंज करना है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मुझे किसी चीज का तो चेंज करना होगा आर और वी में से, तो मैंने यहाँ पे वी का चेंज करा होगा। हिडन है वो, पर मैंने यहाँ पे वी का चेंज करा होगा क्योंकि यहाँ पे आर कांस्टेंट है, इसलिए आर में कुछ चेंज मेरे को मिला नहीं। बट यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्लियर है। लेट मी रीड द क्वेश्चन अगेन। इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट If in an electric circuit, while doing experiment, a student finds on changing resistance, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसमें रेजिस्टेंस चेंज करते जा रहा है। ऑन चेंजिंग रेजिस्टेंस, जैसे आप स्कूल में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तब खेल रहे हो, देख एम्पियर एमीटर में रीडिंग क्या आ रही है, अपने दोस्त को बोल रहा है देख एमीटर में रीडिंग क्या आ रही है, उसने बोला 0.1 रीडिंग आ रही है, तो आपने बोला चल 1 लाके बताता हूं। आपने रेजिस्टेंस को थोड़ा थोड़ा कम करते गए, रीडिंग बढ़ते गई एमीटर की और 1 रीडिंग आ गई। तो यहां पे आपने क्या किया है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है ऑन चेंजिंग रेजिस्टेंस करंट हैज इंक्रीज टू 10 टाइम्स। तो मैंने ओम्स लॉ लगा के फाइंड करा कि करंट 10 गुना हुआ तो रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ होगा। तो केस 1, दोनों केसेस लिखने पड़ेंगे ओम्स लॉ के। केस 1 ओम्स लॉ का ऐसा रहेगा कि उसमें करंट आई है, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, ओम्स लॉ का केस रहेगा कि उसमें करंट आई है, पहले केस में करंट आई है, रेजिस्टेंस आर है और पोटेंशियल वी है। और दूसरे केस में करंट I2 है, रेजिस्टेंस R2 है और पोटेंशियल V ही है, ठीक है। अगर मैं पोटेंशियल भी चेंज कर दूं तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, पोटेंशियल V ही है। यहां पे मेरे को लिखना था कि कीपिंग द पोटेंशियल कांस्टेंट। अब I2 की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है साफ साफ 10I, I2 की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है साफ साफ 10I। तो यहां पे दोनों जगह ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाय आई, यहां पे भी लगा दो। I2 इज इक्वल टू V बाय I2 दैट इज 10I। अब V बाय आई की क्या वैल्यू है, यहां से देख लो, V बाय आई की वैल्यू है R और नीचे का 10 ये आ गया, तो R2 इज इक्वल टू V बाय 10I से मेरे को मिला R2 इज इक्वल टू R बाय 10। तो यहां पे जब मैं R2 की वैल्यू लिखूंगा तो R बाय 10 करके लिख सकता हूं। क्लियर हुआ? ठीक है, अगर ये इस तरह का क्वेश्चन क्लियर होता है तो मेरे को नहीं लगता कि 10th लेवल में, बोर्ड लेवल में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको क्लियर नहीं हो पाए। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है तो उसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। आप आज ट्राई कीजिए और कल मुझसे वापस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट खत्म, अगले पॉइंट पे आते हैं। द यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? WHAT नहीं, WATT। द यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? और पावर बेसिकली होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। जैसे एनर्जी बहुत सारे तरीके होती है, सबकी यूनिट जूल्स होती है, वैसे ही हर एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक पावर होता है, हर एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक पावर होता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, वैसे ही हर एनर्जी के करस्पॉन्डिंग उसका पावर होगा और उसकी भी वही यूनिट होगी जो बाकी पावर्स की होती है, वॉट। अब एनर्जी पर यूनिट टाइम, क्योंकि जूल्स पर सेकेंड होगा, तो जो पावर की यूनिट होती है वॉट, वो इक्विवेलेंट होती है जूल्स पर सेकेंड के। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि इस चीज की पावर है जूल्स, इतने जूल्स पर सेकेंड, तो आप समझ लीजिए कि वो वॉट की बात कर रहा है। 1 watt of power is consumed when 1 ampere of current
flows at a potential difference of 1 volt। तो यहां से फॉर्मूला मेरे को मिलता है इलेक्ट्रिक पावर के लिए, पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वी आई। जो ये वाला फॉर्मूला था ना, इसमें अगर दोनों साइड, ये जो फॉर्मूला था इसमें दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दोगे तो वर्क डन, जो कि फॉर्म ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू वी आई टी डिवाइड बाय टाइम, टी टी कैंसिल, वर्क डन बाय टाइम पावर हो गया और वी आई। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? अगला, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। यहां पे किलोवाट दिया है, इसको आप कंफ्यूज ना हो कि ये पावर की यूनिट है, क्योंकि साथ में आर दिया है, क्योंकि साथ में आर दिया है। वॉट मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, किलो, किलो तो एक नंबर होता है 10⁻³ वॉट को मैं लिख सकता हूं जूल्स पर सेकेंड, और आर को मैं लिख सकता हूं 3600 सेकेंड। तो ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाते हैं, तो बेसिकली बचता है 3600 किलो जूल्स, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो जूल्स एक एनर्जी की यूनिट होती है, तो जूल्स बेसिकली एक एनर्जी की यूनिट हो गई। ठीक है, तो द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। यहां पे लिख सकते हैं नॉट अ यूनिट ऑफ पावर। वन किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल्स। बहुत बार क्वेश्चन में आपको एनर्जी इस टर्म्स में दे देंगे, इस यूनिट में दे देंगे, आपको उसको जूल्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला में जो एनर्जी यूज करोगे वो जूल्स में यूज करोगे। ठीक है, इसके साथ आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। कुछ डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो हम मैग्नेटिक चालू करते हैं। इन लास्ट के दोनों पे अगर आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, इनके दोनों के न्यूमेरिकल्स में ही प्रॉब्लम आती है। आप सॉल्व करेंगे, मुझसे पूछेंगे, मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो बोलिए, नहीं तो आगे चलते हैं। प्रियांशी, ये पूरा लिखा? प्रियांशी, मनीष, शिंदे जी, शिंदे जी कौन है? शिंदे जी का नाम क्या है? काव्य, काव्य ये पूरा लिखा आपने? नहीं लिखा हो तो जो मैं वीडियोस भेजूंगा उनको वापस चलाइए। 1.5 घंटे में आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज हो जाएगा, 1.5 घंटे में पूरा आपका इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज हो जाएगा पॉइंट टू पॉइंट। ये जो लिखा हुआ है, अब मेरी बात सुनिए, ये जो लिखा हुआ है ये हार्डली 2 पेज होगा, और इसमें से कुछ आता होगा तो आपने लिखा नहीं होगा। ये 2 पेजेस है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस करें, इन दोनों पेजेस को सामने रखें। क्वेश्चन का जो लॉजिक है, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसका लॉजिक कहीं ना कहीं नोट्स में मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन का आंसर पढ़िए, वो आंसर फिर उस पॉइंट्स में नोट्स में देखने की कोशिश कीजिए, पक्का मिल जाएगा। और फिर भी नहीं मिले तो फिर उस पॉइंट को भी अपने इन नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। जो पॉइंट आपको कम आता है नोट्स में से, कम समझ में आता है, जैसे हो सकता है लास्ट के 2 पॉइंट्स कम समझ में आए, तो नोट्स के आसपास लिख लीजिए कि लास्ट के 2 पॉइंट्स हमको समझ में, या उनको अंडरलाइन कर लीजिए, सिंगल या डबल अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट चीज को नहीं करना, अंडरलाइन उस चीज को करना है। अब अंडरलाइन इंपॉर्टेंट चीज को नहीं करना है, अब उस चीज को करना है जो आपको नहीं समझ में आई। तो आपके पास पता रहेगा आपको कि क्या क्या समझ में नहीं आया। नहीं तो एक महीने बाद भी बोलोगे सर पूरा फिजिक्स रिवाइज करा दो। एक महीने बाद जब वापस से रिवीजन होगा तो मैं आपसे डाउट्स पूछूंगा कि इस चैप्टर में आपको क्या समझना है।
क्लियर हुआ? तो इस तरह से पढ़ाई कीजिए और बताइए क्या क्या डाउट्स है। चलिए अगले चैप्टर पे चलें। बोलो। हेलो।